दोस्तों जब वॉरेन बफेट अपनी 11 साल की एज में थे तब उन्होंने अपनी जिंदगी का पहला इन्वेस्टमेंट किया था। उन्होंने अपनी लाइफ का पहला स्टॉक खरीदा था जिसका नाम था सिटी सर्विस क्रॉप। इस कंपनी का एक शेयर उस टाइम पर $38 में सेल हो रहा था, तो उन्होंने $114 से 3 शेयर खरीदे जो उस टाइम पर उनकी पूरी सेविंग्स थी। अब उन शेयर्स को बाय करने का उनका सबसे पहला रीजन था कि वो कंपनी काफी सालों से कंटिन्यूसली प्रॉफिट कमा रही थी और डिविडेंड भी पे कर रही थी, लेकिन किसी वजह से उस कंपनी ने पिछले कुछ सालों से डिविडेंड पे नहीं किया था, जिसकी वजह से उस कंपनी के पास ऑलमोस्ट $100 पर शेयर का कैश जमा हो गया था। मतलब जितने पैसे में वो कंपनी सेल हो रही थी उससे ज्यादा कैश तो उस कंपनी के पास ऐसे ही रखा हुआ था और इसी वजह से वॉरेन बफेट ने अपनी लाइफ की पूरी सेविंग्स उसके अंदर इन्वेस्ट कर दी। अब दोस्तों यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि आज के टाइम पर मेजॉरिटी लोग सभी जो अपने 20s में होते हैं जो अपनी लाइफ का पहला शेयर खरीदते हैं तो स्टॉक मार्केट के अंदर बस यूं ही किसी के बोलने पर इन्वेस्ट कर देते हैं या फिर किसी एक दो सिंपल से लॉजिक का इस्तेमाल करके शेयर्स को बाय कर लेते हैं। जबकि आज की तारीख में हमारे पास स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग के बारे में सीखने के लिए कितने सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं, जिनमें से एक है यूट्यूब, और हमारे पास टाइम भी बहुत होता है। जबकि वॉरेन बफेट उस टाइम पर 11 साल के थे और उस टाइम पर वो एक जॉब भी कर रहे थे और स्कूल भी जाते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक अच्छी रिसर्च करके एक बहुत ही बढ़िया रीजन की वजह से स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट किया और उससे अच्छा प्रॉफिट भी कमाया। दोस्तों यहाँ से हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलता है कि भले ही आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना ही छोटा हो, आपको उसको एक राइट माइंडसेट से और पूरे ध्यान से इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस सेव मनी को ही वेस्ट कर दोगे तो आप उससे अपनी वेल्थ कैसे बनाओगे। सिंपल भाषा में कहूँ तो अगर आप अपने बीज को ही खत्म कर दोगे तो आप उससे एक बड़ा ट्री कैसे बना पाओगे। तो इसीलिए जब आप एक छोटे से अमाउंट से पैसा अर्न करोगे और उसको खुद अपनी आंखों से ग्रो होते हुए देखोगे और अपनी लाइफ के अंदर छोटे छोटे सक्सेस को अचीव करोगे, तभी आप अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ोगे और फ्यूचर के अंदर एक बड़ी अमाउंट को इन्वेस्ट करने का आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो इसीलिए दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने पहले 10,000 या 20,000 का इन्वेस्टमेंट कहां पर और कैसे करें। आपको इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए क्या माइंडसेट और स्ट्रेटेजी चाहिए, एग्जैक्टली आप अपनी इन्वेस्टमेंट को पिक कैसे करेंगे, उसके हम कुछ वैल्यूएबल लेसन्स को सीखेंगे। इन दोनों चीजों को हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में आज डिस्कस करेंगे। तो अगर आप अपनी टीन एज में हो तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये सवाल तो मुझसे काफी लोगों ने पूछा है और ये बढ़िया बात है अगर आप इन्वेस्टिंग को सीरियसली लेना चाहते हो। तो चलिए बिना समय खराब किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जिन लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि छोटे से अमाउंट का इन्वेस्ट करने से हमारा क्या होगा या हमें कितने अमाउंट से एक्चुअली में इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहिए, तो उम्मीद करता हूँ कि उनको अपना आंसर मिल गया होगा, क्योंकि दोस्तों हर एक बड़ा इन्वेस्टर एक टाइम पर छोटा ही था। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वॉरेन बफेट जो कि $100 बिलियन के मालिक हैं, उन्होंने भी $114 से अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को स्टार्ट किया था और राकेश झुनझुनवाला ने भी जो आज 30,000 करोड़ रुपीस के मालिक हैं, उन्होंने भी अपना पहला इन्वेस्टमेंट सिर्फ $5,000 से शुरू किया था। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब मैंने अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी की शुरुआत की थी तब उस टाइम पर मैं भी ये सोच रहा था कि क्या मुझे इतनी मुश्किल से सेव किए हुए पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर इसको अभी थोड़ा और सेव करना चाहिए। और उस टाइम पर मैंने एक बुक को पढ़ा था जिसके अंदर ऑथर कहते हैं कि मिडिल क्लास लोगों का माइंडसेट कुछ ऐसा होता है कि जब हमारे पास ज्यादा पैसा आएगा तब हम इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन अगर वहीं पर रिच लोगों का माइंडसेट देखा जाए तो वो ये होता है कि जब हम छोटे अमाउंट का इन्वेस्ट करेंगे तभी हमारे पास ज्यादा पैसा आएगा। और यही कारण है कि रिच लोग अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा पैसा बनाते हैं और पोर माइंडसेट के लोग अपनी लाइफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूजेस देते हैं। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी हम मिडिल क्लास के लोग पैसा कमाते हैं तो बहुत ही कम लोग कुछ अच्छी खासी सेविंग्स को करते हैं, और उसके अंदर से भी मेजॉरिटी लोग जो सेविंग्स करते हैं उनकी सेविंग्स हमेशा किसी बैंक अकाउंट में या एफडी के अंदर ऐसे ही पड़ी होती है, जहाँ पर उनको सिर्फ 5 से 6% का इंटरेस्ट मिल रहा होता है। वो इससे एक्चुअल इन्वेस्टिंग नहीं करते इस डर से कि कहीं वो इसको लूज ना कर दे, या अभी उनके पास में इतने पैसे नहीं है या इतनी ज्यादा नॉलेज उनके पास मौजूद नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जब लोगों के पास ज्यादा पैसा आता है उनके 30s और 40s में, तब उनको इन्वेस्टिंग की इतनी ज्यादा नॉलेज होती नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी अपने 20s में एक छोटे अमाउंट से इन्वेस्टिंग को सीखा ही नहीं। तो दोस्तों अगर आज आपके पास एक छोटा अमाउंट है तो आप उसको एक छोटे अमाउंट की तरह नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हो कि आपको इस छोटे अमाउंट से इन्वेस्टिंग सीखने को मिल रही है। क्योंकि अक्सर जब लोग अपने 30s और 40s में पहुंचते हैं और जब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं तो उस टाइम पर वो कम रिस्क लेने के लायक होते हैं, क्योंकि उनको उस टाइम पर बहुत सारे एक्सपेंसेस को कवर करना है। तो घुमा फिरा के वो लोग सिर्फ वही एफडी और सेविंग्स प्लान में पैसा लगा देते हैं, जिससे कि उनको बहुत ही कम प्रॉफिट मिलता है और अच्छी खासी सेविंग्स करने के बाद भी वो लाइफ टाइम काम करते रह जाते हैं, क्योंकि महंगाई तो हमेशा बढ़ती रहती है। जैसे रिसेंटली अभी कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया की गवर्नमेंट ने बहुत सारे नए नोट छापे थे, जिससे अब महंगाई और ज्यादा स्पीड में बढ़ रही है। सिर्फ पिछले 2-3 सालों में ही 10 ग्राम सोने की कीमत 30,000 से ग्रो होकर 60,000 से भी ऊपर जा चुका है और सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट डबल हो गया है, मतलब कि ये भी ऑलमोस्ट 80 to 100% इंक्रीज हो गया है। लेकिन बहुत लोगों की सैलरी आज भी वहीं के वहीं है और उनकी सेविंग्स भी उतनी ही होगी, जहाँ पर उनको सिर्फ 8 से 10% का इंटरेस्ट मिलता होगा। तो अगर आपके बैंक अकाउंट में एक छोटा सा अमाउंट भी मौजूद है जैसे कि 10,000 रुपए, जिसकी
आपको जरूरत नहीं है तो उसको आपको फौरन काम पे लगा देना चाहिए, ताकि वो भी और ज्यादा मेहनत करता रहे। और सबसे ज्यादा जरूरी, आप फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी की शुरुआत कर लोगे। अब दोस्तों, जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपके पास जो एक्स्ट्रा फंड्स मौजूद हैं आप उनको इन्वेस्ट करोगे, तो अब सवाल ये उठता है कि आप एक्चुअली में उनको इन्वेस्ट कहाँ पर करोगे, क्योंकि अब हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हो गए हैं। रियल एस्टेट, गोल्ड और एफडी, ये सब पुराने ऑप्शंस तो हमारे पास थे ही, अब हमारे पास क्रिप्टो करेंसीज भी आ गई हैं। फिर आपको बहुत सारी कॉम्प्लेक्स स्कीम भी मिल जाती हैं, जैसे कि यूलिप, एलिसिस, बहुत सारे टैक्स सेविंग ऑप्शंस जैसे कि एनपीएफ, पीपीएफ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगर हम स्टॉक मार्केट की ही बात करें तो स्टॉक मार्केट के अंदर ही आपको अलग अलग तरह की एडवाइजेस मिल जाएंगी। कोई आपको ये कहेगा कि आपको ग्रोथ स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, कोई कहेगा आईपीओज में, कोई ये कहेगा कि आपको ब्लू चिप और बड़ी कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन फिर कोई कहेगा कि ब्लू चिप कंपनी तो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, तो आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगा दो। तो फिर कुछ लोग कहेंगे कि म्यूचुअल फंड के अंदर तो वही बड़ी कंपनीज होती हैं, तो आखिर हम इन्वेस्ट कहाँ पर करें। तो दोस्तों, इसका मैं आप लोगों को बहुत ही ज्यादा सिंपल आंसर देता हूँ। देखो, रियल एस्टेट के अंदर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर एक बड़ा अमाउंट चाहिए होता है, और लोन लेकर उस चीज को खरीदना मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इसका एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव इफेक्ट होता है जब आप कंपाउंडिंग के खिलाफ जाते हो। उसको हम फिर कभी किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों, अगर बात आती है गोल्ड की, तो गोल्ड का लॉन्ग टर्म रिटर्न इतना ज्यादा खास नहीं होता। गोल्ड आपकी वेल्थ को सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन से बचाता है, उसको ग्रो नहीं करता है। और जितनी भी पॉलिसीज होती हैं, जैसे कि यूलिप, गारंटीड इनकम प्लान या फिर पीपीएफ, इन सब के अंदर हमेशा आपको 10% या उसके आसपास ही रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट से आपको 10% से अच्छा रिटर्न काफी आसानी से मिल जाएगा। और हर एक एक्स्ट्रा परसेंटेज पॉइंट पर आपकी वेल्थ लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा स्पीड में ग्रो होगी। जैसे कि अगर आप किसी स्टॉक से 10% का रिटर्न कमाते हो, तो आपका 1 लाख रुपए 20 साल के अंदर 6.7 लाख रुपीज में ग्रो होता है। और अगर आपको 15% का रिटर्न मिलता है, तो आपका इन्वेस्टमेंट 16 लाख रुपए में ग्रो होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप किसी स्टॉक से 20% का रिटर्न कमाते हो, तो आपके वही 1 लाख रुपए 20 साल में 38 लाख रुपए में ग्रो हो जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि 20% का रिटर्न कमाना स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ही मुश्किल होता है, इतना रिटर्न हम नॉर्मल लोग कैसे कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर बेसिक कॉमन सेंस और डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते हो, तो अगर आपके पास स्टॉक मार्केट की कुछ खास नॉलेज नहीं भी है, तब भी आप ये 20% का रिटर्न बहुत ही आसानी से कमा सकते हो। चलिए, इसका मैं आप लोगों को एक आसान सा एग्जांपल दे देता हूँ। तो देखो दोस्तों, जब भी हम रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं या एक अच्छे अमाउंट का गोल्ड खरीदते हैं, तो तब हम हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचते हैं, और फिर जब हम उसको खरीद लेंगे, दोस्तों हम ऐसा बहुत ही रेयरली सुनते हैं कि हमारे किसी रिलेटिव ने 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी और फिर 2 साल बाद 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाकर उसको सेल कर दिया। लेकिन दोस्तों, जब बात आते है स्टॉक मार्केट की, तो यहाँ पर लोग किसी स्टॉक को 2-3 सालों के लिए भी होल्ड नहीं करते। 10-20 साल तो बहुत ही दूर की बात होती है। तो यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो आप कितने टाइम के लिए करोगे। और अगर आप एक अच्छी क्वालिटी के स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो, तो मैं आपको बता दूं कि आप उससे किसी भी प्रॉपर्टी के मुकाबले अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। अब इसका भी मैं आप लोगों को लाइव एग्जांपल दे देता हूँ। दोस्तों, एक कंपनी है मैरिको, जो काफी ज्यादा फेमस कंपनी है, जिनके प्रोडक्ट्स को हम सभी यूज करते हैं। तो अगर आप इसका पिछले 20 सालों का रिटर्न देखोगे, तो आप देख सकते हो कि इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 11,000% का रिटर्न दिया है, मतलब कि दोस्तों ऑलमोस्ट 110 गुना। तो दोस्तों, अगर अब हम इसका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देखेंगे, तो ऑलमोस्ट 24% का होता है। दोस्तों, आगे वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ कि आपको कैसे टाइप के स्टॉक्स को पिक करना चाहिए। तो दोस्तों, इसीलिए स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि यहाँ पर आप एक छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो, और उसके ऊपर आप एक अच्छा रिटर्न भी कमा सकते हो, जो दूसरे इन्वेस्टमेंट्स के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, इसीलिए आपको अपने 20s और 30s में भले ही आपके पास एक छोटा अमाउंट भी क्यों ना हो, जैसे कि 5 या 10 हजार रुपए, उसको आपको अच्छी क्वालिटी के ग्रोथ म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम होता है कंपाउंडिंग की पावर को यूज करने के लिए, और फिर अपना टाइम आपको अपने करियर में यानी कि जॉब और बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा एक्टिव इनकम को अर्न कर सको। और फ्यूचर के अंदर जब आपकी अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी, तब आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो रियल एस्टेट, गोल्ड और दूसरी जगह पर। तो दोस्तों, यहाँ तक तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी कि आपको अपना पहला इन्वेस्टमेंट कहाँ पर और किस तरीके से करना है। अब दोस्तों, ये देख लेते हैं कि हमें कौन से टाइप के स्टॉक्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, और मैं आप लोगों को कुछ ऐसे तरीके भी बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करोगे, तब आप अपना लाखों का फायदा कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब ये समझ लेते हैं कि आपको स्टॉक के अंदर कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उसके लिए हम टिकर टेप पे आ जाते हैं, जो कि एक स्टॉक स्क्रीनर है। यहाँ से आपको इनडायरेक्टली ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स की डिटेल्स मिल जाएंगी और एक ही जगह पर। तो दोस्तों, जब हम इस स्टॉक स्क्रीनर पर आएंगे, तो यहाँ पर आपको हजारों स्टॉक्स की लिस्ट मिल जाएगी। अब इसके अंदर से हम कौन से स्टॉक को चुने, ये पता लगाना बहुत लोगों के लिए मुश्किल होता है। तो इसीलिए हमें ये समझना होगा कि हमें किस टाइप के स्टॉक्स को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, इनके अंदर आधे से ज्यादा स्टॉक ऐसे हैं जिनको आपको देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनके अंदर पैसे लूज होने के चांस बहुत ही ज्यादा होते हैं। जैसे कि दोस्तों,
दोस्तों सबसे पहले टाइप के स्टॉक है साइक्लिकल स्टॉक, यानी कि ऐसी कंपनी जिनका परफॉर्मेंस अगर आप लॉन्ग टर्म ग्राफ में देखो तो वो एक साइकिल की तरह होता है। मतलब कि दोस्तों जब इकोनॉमी अच्छा करती है तब उनका ग्राफ बहुत ही ज्यादा ऊपर जाता है, लेकिन जब मार्केट कंडीशन खराब होती है तो ये उतना ही नीचे आते हैं। जैसे कि यहाँ पर रियल एस्टेट सेक्टर हो गया, या इंडस्ट्रियल कंपनीज हो गई, या फिर कंज्यूमर डिस्ट्रैक्शनरी में एयरलाइंस और ऑटोमोबाइल्स कंपनीज। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर टाटा मोटर्स को ले लेते हैं। दोस्तों इंडिया की एक बहुत ही ज्यादा फेमस कार मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है, लेकिन जब लॉकडाउन लगा था तो लोग उस टाइम पर कार्स नहीं खरीद रहे थे। लोग उस टाइम पर ज्यादा बेसिक और खाने पीने की चीजों को खरीद रहे थे, और जिसको उस टाइम पर एक कार खरीदना भी था वो लोग कुछ टाइम के लिए वहाँ पर रुक गए थे। तो दोस्तों इसीलिए अगर आप इसके शेयर का प्राइस देखोगे तो आपको एक बहुत ही सिंपल सा पैटर्न दिखेगा। जब बुल मार्केट शुरू होने वाला होता है तो उसके पहले इनका शेयर प्राइस ऊपर भागने लगता है, और इसीलिए जिन्होंने इसके अंदर पहले इन्वेस्ट किया होता है मार्केट क्रैश के बीच में तो सिर्फ उन्हीं लोगों को अच्छा प्रॉफिट मिलता है। तो दोस्तों बिगिनर्स को ऐसे स्टॉक्स में इसीलिए अवॉइड करने के लिए कहता हूँ क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर न्यू इन्वेस्टर्स हमेशा बुल मार्केट के बीच ही एंटर करते हैं। मतलब कि दोस्तों वहाँ पर जहाँ पर मार्केट बहुत ही अच्छा कर रहा होता है, न्यूज में और हर जगह आपको ये दिखेगा कि देखो लोग स्टॉक मार्केट से कितना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, ये स्टॉक आज कितना % ऊपर गया, इस वाले स्टॉक ने आज 52 वीक हाई टच किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दोस्तों बहुत सारे न्यू इन्वेस्टर्स लाखों करोड़ों के नंबर में बुल मार्केट के बीच अपने डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं और फिर बिना ज्यादा रिसर्च के सिर्फ प्राइस चार्ट को देखकर उसके अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर हम इसके लास्ट बुल रन की बात करें तो पिछले 1-2 साल के अंदर बहुत सारे इंडियंस ने स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्री की है, लेकिन अब ये स्टॉक ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। तो जिन लोगों ने इसमें 2020 के बीच इन्वेस्ट किया था तो सिर्फ उन्हीं लोगों को इससे अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। जैसे कि राकेश झुनझुनवाला ने उस टाइम पर इन्वेस्ट किया था। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है तो आपको भी करना चाहिए, तो ये एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक होगी। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इन स्टॉक के अंदर आपकी बाइंग और सेलिंग की टाइमिंग बहुत ही ज्यादा मैटर करती है, और इस टाइमिंग के खेल के अंदर जिस तरीके से आपको बिहेव करना चाहिए बिगिनर्स हमेशा से उसका उल्टा करते हैं और अपने पैसों को गवा देते। क्योंकि दोस्तों जब पूरी दुनिया ग्रीडी होती है तो आपको मार्केट क्रैश के बारे में डरना चाहिए, और जब मार्केट क्रैश के बीच में पूरी दुनिया डर रही होती है तब आपको ग्रीडी होना चाहिए। लेकिन न्यू इन्वेस्टर्स को ये बात जल्दी से समझ में नहीं आती है, तो इसीलिए अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी में शुरुआत के कुछ सालों तक आप ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करो और पहले मार्केट साइकिल को समझने की कोशिश करो। फिर दूसरे टाइप के स्टॉक है जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए, वो है ऐसी कंपनीज जिनके अंदर कोई ग्रोथ का स्कोप होता ही नहीं है, जैसे कि कम्युनिकेशन सर्विस, एडवर्टाइजिंग, पब्लिशिंग, रेडियो, टीवी चैनल। ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज डिक्लाइन हो रही है क्योंकि अब एंटरटेनमेंट को कंज्यूम करने का तरीका हमारा बदल चुका है। या फिर ये एनर्जी सेक्टर्स की कंपनीज, क्योंकि ज्यादातर लोग आजकल ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो एग्जांपल के लिए अगर हम ONGC की बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसी कंपनीज के अंदर डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करते हैं, या फिर ये अच्छी वैल्यूएशन पर मिलती है इसीलिए इनके अंदर वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों ये एक वैल्यू स्टॉक नहीं है, ये एक वैल्यू ट्रैप है। ऐसे स्टॉक हमेशा चीप वैल्यूएशन के ऊपर ही सेल होते रहते हैं और टाइम के साथ ये और ज्यादा सस्ते होते रहेंगे क्योंकि इनका कोई फ्यूचर ही नहीं है। फिर तीसरे टाइप की कंपनीज जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए वो है पेनी स्टॉक, मतलब कि जिनके स्टॉक्स एकदम चीप प्राइस पर सेल होते हैं, जैसे कि 5 या 10 रुपए पर शेयर या फिर उससे भी कम। दोस्तों मेजॉरिटी बिगिनर्स जिनके पास 5 से 10 हजार रुपए होते हैं वो हमेशा किसी पेनी स्टॉक से ही अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी को शुरू करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर हम स्टॉक प्राइस 1 रुपीज to 10 रुपीज कर देते हैं और फिर रैंडमली एक कंपनी को पिक कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप ऐसी किसी कंपनी के अंदर 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो तब आपको इनके 1000 स्टॉक्स मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप किसी भी पेनी स्टॉक का लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे तो आपको हमेशा कुछ ऐसा ही दिखेगा, क्योंकि ऐसी कंपनीज होती है जो किसी बड़ी प्रॉब्लम के अंदर फंसी है, जैसे कि इनका बिजनेस ही शायद पूरी तरीके से फेल हो चुका है या फिर ये फ्रॉड और बैंकरप्सी की तरफ जा रही है, तो इनकी ग्रोथ के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। और दोस्तों अगर हम इनका होल्डिंग पैटर्न देखेंगे कि किस टाइप के लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है तो आपको हमेशा सिर्फ प्रमोटर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स यानी कि हम जैसे मिडिल क्लास के लोग ही मिलेंगे। प्रमोटर्स इसीलिए क्योंकि इन्हीं लोगों ने कंपनी को स्टार्ट किया होता है, तो शुरुआत में तो पूरी कंपनी इन्हीं की होती है, लेकिन बाकी सारे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स, FIIs और DIIs बहुत जल्दी ऐसे स्टॉक को सेल कर देते हैं और उनके बदले में बिगिनर इन्वेस्टर्स ऐसे शेयर को बाय करते हैं लॉटरी टिकट समझ के। और इसीलिए आप लोगों ने हमेशा ये देखा होगा कि न्यू इन्वेस्टर्स हमेशा पैसा लूज करते हैं, क्योंकि पेनी स्टॉक चीप नहीं होते और ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि ये आपसे आपका पूरा का पूरा कैपिटल लूज करवा सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आपको कौन सी टाइप की कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों एज ए बिगिनर आपको ऐसी कंपनीज को ढूंढना चाहिए जो हर साल हर मार्केट कंडीशन में ग्रो होती रहे। इसके अंदर ज्यादातर रिटेल्स कंपनियां होती हैं जो बेसिक नेसेसरीज के आइटम सेल करती हैं, या फिर FMCG कंपनीज होती हैं जिसको हम कंज्यूमर स्टेबल्स भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम रैंडमली एक कंपनी को पिक कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम डाबर कंपनी की बात करते हैं। अगर हम इसका एक क्विक एनालिसिस करते हैं इसके फाइनेंशियल्स पर क्लिक करके कि इन्होंने पिछले 10 सालों के अंदर कैसा काम किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनकी सेल्स और प्रॉफिट की कंसिस्टेंसी कितनी बढ़िया है। ये हर एक ईयर यानी कि ईयर ऑन ईयर
अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसको हम यहाँ पर ग्रोथ व्यू के ऊपर क्लिक करके एकदम इजीली देख सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे के सारे सेक्शंस ग्रीन में, क्योंकि ये कंपनी हर साल कुछ न कुछ ग्रोथ शो कर रही है और वो भी कंसिस्टेंसी के साथ। और यही चीज आपको इसके शेयर प्राइस के ऊपर भी दिखेगी कि इनका शेयर प्राइस भी कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है। लेकिन अगर आप कोई दूसरी कंपनी लेते हो, जैसे कि अगर एक साइक्लिकल स्टॉक यानी कि 4 व्हीलर की कैटेगरी में से मारुति सुजुकी की अगर हम बात करते हैं, और अगर इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम देखते हैं तो 2013 से लेकर 70 तक सब ग्रीन था, मतलब कि सेल्स और प्रॉफिट बढ़ रहे थे। लेकिन उसके 3 से 4 साल बाद सब रेड में रहा और यही चीज आपको इसके शेयर प्राइस के ऊपर भी देखने को मिलेगी। पिछले 4 साल से इसका शेयर प्राइस ऊपर नहीं गया है। तो दोस्तों इसलिए ऐसे स्टॉक्स के अंदर आपको 3 बार राइट होना पड़ता है। सबसे पहले आपको कौन सी कंपनी को पिक करना है, फिर दूसरा कौन से टाइम पर उसको बाय करना है, और तीसरा उसको कब सेल करना है। इन तीनों चीजों के अंदर आपको राइट होना ही पड़ेगा, तभी जाकर आपको प्रॉफिट मिलेगा। और ये चीज बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होती है। अगर आप एक बार प्रॉफिट कमा भी लोगे तो शायद आप बार बार प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, और यही कारण है कि लोगों को स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा रिस्की लगता है। तो इसीलिए एज ए बिगनर आप ऐसी कंपनी को पिक करो जो कंसिस्टेंटली अपनी वेल्थ को कंपाउंड कर रही हो। जैसे कि अगर हम पिडलाइट कंपनी की बात करें तो आपको इसका स्टॉक प्राइस भी कंटिन्यूअसली ग्रो होता हुआ दिखेगा, क्योंकि इनका सेल्स और प्रॉफिट भी वैसे एकदम कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो ऐसी कंपनी के अंदर आपके एंट्री की टाइमिंग इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है। अगर आप बुल मार्केट के टाइम में भी इसके अंदर इन्वेस्ट करते हो और थोड़ा सा और पे करते हो, मतलब कि जैसे ही आपकी मंथली सैलरी आती है तो कुछ हजार रुपए आप सिस्टमैटिकली इनके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते रहते हो, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप लॉन्ग टर्म के अंदर प्रॉफिट कमाओगे और एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लोगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको 3 चीजों के अंदर राइट होने की जरूरत नहीं होगी कि आपको कौन सा स्टॉक बाय करना है, उसको कब बाय करना है और फिर उसको कब सेल करना है। आपको तो बस अच्छी कंपनी ढूंढनी है और उसके अंदर हर महीने थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करते रहना है, जिससे लॉन्ग टर्म के अंदर आपका इंतजार एक अच्छी खासी वेल्थ कर रही होगी। और बाकी टाइम आप कंपनीज को थोड़ा और डीपली एनालाइज करने में लगा सकते हो, या फिर अपनी नॉलेज को आप इंप्रूव कर सकते हो। तो दोस्तों आखिर में मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि स्टॉक के प्राइस को रोज देखने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, आपका बस टाइम वेस्ट होगा और आप फ्रस्ट्रेटेड और डिस्ट्रैक्ट रहोगे। तो इससे अच्छा तो ये होगा कि आप इन्वेस्टिंग के टाइम लैप प्रिंसिपल्स पर फोकस करो, ना कि शॉर्ट टर्म न्यूज और ट्रेंडिंग चीजों पर। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो प्लीज आज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।